हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया है थंबनेल में, आज से हम लोग बीआर एक्ट की नई क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बीआर एक्ट से सारे के सारे आर्टिकल्स या अनुच्छेद को पढ़ेंगे। दोस्तों, मुझसे बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि मैम हम लोग बीआर एक्ट जब पढ़ते हैं तो हमें उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है या हमें वो बहुत टफ लगती है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए तो बीआर एक्ट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बीआर एक्ट, और कोशिश करूँगी कि इसकी जो लैंग्वेज है उसे मैं आसान आपके लिए कर सकूँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बिना देर किए अपनी पहली क्लास को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाग 1 से शुरू करेंगे हम। ठीक है, ये है हमारा भाग 1, जिसमें बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ ना आपको और क्लियर कर देती हूँ कि जब भी आप डायरेक्ट खरीदें मार्केट से कोई भी, तो हमेशा आप उसे बायलिंगुअल लें, हिंदी में लें और प्लस इंग्लिश में लें। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हमें हिंदी में चीज़ें समझ नहीं आती है तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, और इंग्लिश में समझ में नहीं आती है तो हिंदी में पढ़ते हैं। तो बायलिंगुअल अगर आप लेंगे तो आपको इसे समझना ज़्यादा आसान रहेगा। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यानी कि बायलिंगुअल ही लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की पहली क्लास। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज भाग 1 से। भाग 1 में बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 में बताया गया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें पहले सब क्लॉज में बताया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि यहाँ पे भारत शब्द यूज़ किया गया है देश के नाम के लिए और इंडिया यूज़ किया गया है, और साथ ही इसे राज्यों का एक संघ बताया गया है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में बताया गया है राज्य उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, यानी कि जो भी पहली अनुसूची में राज्य बताए गए हैं वो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत होंगे। किसके? भारत के। तीसरे में बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्र में। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएंगे ये बताया गया है, यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो क कहता है राज्यों के राज्य क्षेत्र इसमें आएंगे। ख कहता है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, जैसे कि अभी यहाँ बताया कि पहली अनुसूची में जिन संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया वे सभी आ जाएंगे। और ग में बताया गया है ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं या समाविष्ट किए जाएं, कि अगर भारत ने कोई नया राज्य क्षेत्र अर्जित कर लिया या जीत लिया या किसी और कारण से हमारे उसमें मिलाना हो तो वो अर्जित किए गए समाविष्ट होंगे। यानी कि अगर हम देखें तो भारत के राज्य क्षेत्र में हमें राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में जितने भी संघ और राज्य क्षेत्र वर्णित है वो, और जो नए अर्जित किए जाएंगे वो, ये तीनों किस में होंगे? ये तीनों भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। यहाँ हम इसमें संशोधन भी देख पा रहे हैं, 7वां संशोधन देख पा रहे हैं 1956 में जो हुआ है। इसमें 1, यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 2 में इसमें जो ये आर्टिकल 1 है इसके सब क्लॉज 2 में इसमें संशोधन किया गया है। साथ ही ख में भी इसमें भी क्या किया गया है, छोटा सा संशोधन जो है वो किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें और चीज़ें भी लिखी हुई हैं, आप चाहे तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। सेम देखिए इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है। पहला पार्ट है ये, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। पहले पार्ट का जो हेडिंग है या चैप्टर है उसका नाम है। यहाँ पे आर्टिकल 1 है जिसमें कहा गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि नाम और टेरिटरी के बारे में बताया गया है। तो नेम बताया गया है इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि यहाँ पे इसे यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब क्लॉज 2 में बताया गया द स्टेट एंड द टेरिटरीज thereof shall be as specified in the first schedule। जो भी फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड किया गया है वो इसकी टेरिटरी में होंगे। थर्ड वन कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कॉम्प्राइजेस, यानी कि जो
थर्ड जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया के टेरिटरी में कौन कौन होंगे, तो द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, पहले तो ये होंगे। बी में बताया गया है द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, जो यहाँ भी बताया गया था। और थर्ड में कहा गया है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, जो भी एक्वायर्ड की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जब भी हमने देखा था आर्टिकल 1 में सब क्लॉज 3 में जो बताया गया था वही यहाँ पे बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ये कैसे होगा। तो इसके बारे में संविधान कहता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगा। मतलब यहाँ पे ये आसान भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि जो संसद है वो कानून बनाकर या कुछ ऐसे नियम और शर्तों के द्वारा जो कि संसद ठीक समझे उनके आधार पर संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर वो उनकी या नए राज्यों की स्थापना कर सकेगा। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि 2 कौमें सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। उन्होंने बताया है कि संविधान में 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 1975 से निर्गत, ठीक है। यानी कि क्या किया गया था, सिक्किम को भी इसी तरीके से राज्य क्षेत्र में बनाया गया था, संयुक्त राज्य इसे बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और वीडियो हम बना लेंगे जिसमें हम संघ में शामिल होने वाले सभी राज्यों के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 3 को। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नए राज्यों के क्षेत्रों में या फिर वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है। तो इसमें पूछा जाता है कि केवल संसद कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकते हैं या फिर विधानमंडलों का भी कंसर्न इसमें लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, संसद विधि द्वारा क में कह रहे हैं राज्य, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 अथवा अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि अगर संसद चाहे तो कानून बना सकती है जिसमें वो क्या कर सकती है कि किसी राज्य के, ठीक है, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझें तो ये हमारा यूपी था, ठीक है, थोड़ा यूपी जैसा लगने लगे, ये यूपी था, ठीक है, 2001 से पहले। इसमें क्या किया, इसमें संसद ने कानून बनाकर यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से उत्तराखंड को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है, 2 या अधिक राज्यों या राज्य के भागों को मिलाकर। तो यहाँ पे ये भी कर सकता है कि जैसे उत्तराखंड है, यहाँ पे यूपी है और यहाँ पे दूसरा स्टेट है, ठीक है, जैसे हिमाचल है सपोज, तो इन दोनों को मिला, यहाँ से भी मिला सकती है। मतलब थोड़ा यूपी से, जैसे मान लीजिए ये यूपी हो गया और ये हो गया हमारा बिहार, तो क्या हुआ, थोड़ा यूपी से एरिया ले लिया, थोड़ा बिहार से ले लिया और क्या किया, यहाँ मिलाकर एक नए राज्य का गठन जो है वो कर दिया। ऐसा भी कर सकती है संसद, ठीक है। अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, आई होप आपको पहला वाला क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ख में क्या कह रहे हैं, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, ठीक है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। ग में कह रहे हैं, घ में कह रहे हैं किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और अणा में कह रहे हैं राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें अनुच्छेद 3 दिए गए हैं भाग 1 में, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा भी देखिए बैरक में ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो बताई गई हैं। अगर आप इसे चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम इन दोनों आर्टिकल्स को इंग्लिश में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 2 कह रहा है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट में by law admit into the union or establish new state or such terms and condition as it thinks fit।
यानी कि सेम बात है कि अगर जो संसद को सही लग रहा है उस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो नए स्टेट्स को क्या कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल क्या कह रहा है। आर्टिकल 2A, आर्टिकल 2A देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है कि जो आर्टिकल ये है 2A, ये वाला 2A, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 सेक्शन 2। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि इसे 36th अमेंडमेंट से यहाँ पर क्या किया गया है, लाया गया है। ठीक है, चलिए इसमें बताया गया है द सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। अब हम देखते हैं आर्टिकल 3, द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे बताया गया है पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, फर्स्ट बताया गया है फ्रॉम ए न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। यानी कि दो राज्यों या एक राज्य या किसी भी राज्य से किसी भी क्षेत्र को निकालकर एक नए राज्य का क्या कहते हैं, स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। बी कहता है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, सी कहता है डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डी कहता है अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ई कहता है अल्टर द नेम ऑफ द एनी स्टेट। ठीक है, यानी कि संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, या फिर किसी भी स्टेट के नेम को अल्टर कर सकती है, यानी कि बदल सकती है। जैसे कि किसी भी स्टेट का नेम जो है, जैसे सपोज़ जैसे ये पहले बम्बई माना जाता था, बम्बई बोला जाता था इसको। ठीक है, हालांकि ये तो शहर हो गया, सिटी हो गया। ठीक, इसके नाम को बदल के क्या कर दिया गया था, अब क्या कर दिया गया, इसके नाम को बदल के मुंबई कर दिया गया है। तो हालांकि ये स्टेट नहीं है, एक सिटी है, लेकिन फिर भी इस तरीके के नाम जो परिवर्तन, अगर पूरे राज्य का नाम भी परिवर्तन करना चाहे तो स्टेट यहाँ पे कर सकती है। जैसे कि ये हमारा जैसे कि क्या था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय क्या होता था, एमपी वगैरह को मध्य स्टेट या फिर सेंट्रल प्रोविंस के नाम से या मध्य स्टेट बनार नाम से जाना जाता था। उसके बाद जब दोबारा से इसको रिवाइज़ किया गया तो इसका नाम एमपी कर दिया गया, मध्य प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से नाम में परिवर्तन कहीं भी संसद जो है वो कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर हमने 3 आर्टिकल्स को समझ लिया। अब हम चौथे आर्टिकल को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हमारा जो चौथा आर्टिकल है वो कह रहा है पहली अनुसूची, कह रहा है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। यहाँ पे ये बताया गया है कि अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में अगर कोई भी संशोधन किया जाना है या उसको कुछ भी बदलना है तो उसके लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन कौन कौन सी विधियाँ जो हैं वो संसद द्वारा बनाई गई हैं, उसके बारे में यहाँ पे जो है वो जानकारी दी गई है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में निर्दिष्ट किसी विषय में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन के लिए ऐसे उपबंध बनाए जाएंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, और ऐसे अनुपूरक, अनुषांगिक और परिमाणिक अनुबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद और विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है, अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। यानी कि आसान भाषा में अगर हम समझे तो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी इसमें जो भी संशोधन के अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून बने के अनुसार अगर कोई कानून बनाना है तो उसके लिए अगर पहली अनुसूची या चौथी अनुसूची में कोई भी संशोधन किया जाएगा तो उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि मतलब जो भी संशोधन हो वो इनके अनुसार ही हो। ठीक है, और वो इस तरीके से हो जिसे भी संसद जो है वो आवश्यक समझेगी।
इसके बाद वो 2 में कह रहे हैं, पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई भी विधि या कानून बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 368 में यानी कि 368 में संविधान में संशोधन के विषय में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें बताया गया, द laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matters। ठीक है, आगे सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने बेयर को अपनी कोशिश की है कि मैं इसे आसान भाषा में आप लोग को समझा पाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि बेयर की भाषा आसान नहीं है, जो समझ में नहीं आती। तो मैंने कोशिश की है इसे करने की और बाइलिंगुअल रखने की। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसमें कोई भी सुझाव और कोई भी बात अपनी कहना चाहें तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी आगे ऐसी वीडियो लाने की और प्रयास करने की मोटिवेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू क्लास में बने रहने के लिए और क्लास को देखने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।